हेलो एवरीवन, स्वागत है मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। आज आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं अप्रैल का जो करंट अफेयर है, जो हमारे एसएससी, बैंक और जो अदर कोई भी कंपटीशन वाली एग्ज़ाम है उसके अंदर करंट अफेयर आना फिक्स है। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन है, तो जैसे अप्रैल महीने के 2 या 3 पार्ट जितने ही बनते हैं उनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। और वो करंट अफेयर का कुछ आपको जो एग्जाम्स हैं, कोई भी एग्जाम्स हो उसके अंदर आपको ये हेल्पफुल मिलेगा। ठीक है, तो आज हम अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर है उसके हम स्टार्ट करें। तो इसके साथ में जैसे कि आपको कुछ एडिशनल चीज़ें हैं वो साथ के साथ बताता जाऊँगा, तो उनको आप आराम से राइट नाउ कर सकते हो। और या फिर आप क्या करोगे, जैसे मैक्सिमस का जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन करो और वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो आज हम करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, किस शहर में एक डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हुआ है। अब डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब क्या हो जाएगा कि एक वो पार्क, ऐसा पार्क बनाया जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि कोई पार्क बना रहे हैं, मतलब क्या है कि जो वेस्ट होता है उसको पर्टिकुलर अलग अलग वेस्ट, जैसे कि प्लास्टिक वाला वेस्ट अलग हो गया, मेडिसिन वाला वेस्ट अलग हो गया, उनको अलग अलग स्टोर करके उनको क्या किया जाएगा, डिसेंट्रलाइज किया जाएगा। एक तरीके से गवर्नमेंट का मकसद क्या है, वो ये है कि वेस्ट टू वेल्थ। अब वेस्ट टू वेल्थ का मतलब क्या हो जाएगा, अपशिष्ट से ही ऊर्जा। मतलब क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल होते हैं, अपशिष्ट वगैरह, जैसे कि कुछ भी मिले उनसे हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करें, तो क्या हो जाएगा, अपशिष्ट से ही ऊर्जा मिलना। तो बताओ, अपशिष्ट से ऊर्जा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये डिसेंट्रलाइज वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क जो उद्घाटन करा है, जहां से हम एनर्जी डेवलप करेंगे, ये कौन सी जगह पे करा गया है, तो ये करा गया है, बताओ कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, और दिल्ली में भी कौन सी जगह पे है, ये है ईस्ट जाफराबाद। इतना नहीं पूछता, नॉर्मली क्या पूछेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो, कि ये कहाँ उद्घाटन हुआ है, तो ये हुआ है दिल्ली में। और ईस्ट जाफराबाद वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे क्या करा गया है, इसको इनोग्रेट करा गया है। आगे बात समझे। अब हम बात करते हैं इसकी, जैसे कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन, संसद रत्न पुरस्कार 2022 में किन 2 राजनेताओं को लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार मिला। यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार का मतलब क्या हो जाएगा कि जो संसद या राज्यसभा, इन दोनों के अंदर पुरस्कार दिए जाते हैं कि वहाँ पे जो एमपी जो होते हैं, सांसद या राज्यसभा सदस्य होते हैं, वो किस वे में काम करते हैं, तो उनको क्या प्रोत्साहन, उनको और ज़्यादा इनोग्रेट या प्रोत्साहन करने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। तो एक क्या है उसके अंदर, लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार। तो ये किनको मिला है, ये मिला है एम वीरप्पा मोइली और HV हांडे। एम वीरप्पा मोइली कौन है, ये है एम वीरप्पा मोइली है कर्नाटक के पूर्व सीएम। एम वीरप्पा मोइली है कर्नाटक के पूर्व सीएम। ठीक है, और जो HV हांडे हैं, ये कौन है, ये तो हो गए कर्नाटक के पूर्व सीएम। और HV हांडे कौन है, तमिलनाडु के, ये है तमिलनाडु के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर। तमिलनाडु के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर। यानी सीधा सीधा हो जाएगा कि बताओ, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया वो किनको, एम वीरप्पा मोइली और HV हांडे। एम वीरप्पा मोइली कहाँ से हैं, कर्नाटक के पूर्व सीएम हैं, और HV हांडे कौन है, तमिलनाडु के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर। अब बात करते हैं कि बताओ, जो लोकसभा के अंदर ये पुरस्कार कितने को दिए गए हैं, तो 8 पुरस्कार तो दिए हैं लोकसभा में। ये तो हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो 2 को दिया गया है। अदरवाइज लोकसभा में जो बढ़िया काम करा है उनको दिया गया, तो 8 तो कौन से हो गए, बताओ, लोकसभा के। तो लोकसभा सदस्य में 8 पुरस्कार दिए गए हैं, और 3 किनको दिया गया है, राज्यसभा में। तो अगर पूछे कि टोटल पुरस्कार कितने दिए गए हैं, तो 11 हो गए, तो लोकसभा, राज्यसभा, और 2 किनको दिए गए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आगे बात समझे। अब करते हैं हम आगे वाला, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय। प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम से क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मली जाते हैं तो कोई संग्रहालय होता है, तो वहाँ सारे के सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है। तो ऑब्वियसली ये क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया जाएगा तो हमारी कैपिटल में ही बनाया इन्होंने, तो सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। अब बात करते हैं कि नई दिल्ली में कौन सी जगह पे, तो वहां पे क्या है, त्रिमूर्ति ई स्टेट जगह है, ई स्टेट नाम से जगह है, वहां पे क्या बनाया गया है,
प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो ये वाले क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर में कि बताओ प्रधानमंत्री मंत्री संग्रहालय जो बनाया गया है पूर्व प्रधानमंत्रियों का, ये कहाँ पे बनाया गया? नई दिल्ली में, और नई दिल्ली के त्रिमूर्ति स्टेट जगह पे। कर्नाटक सरकार की विनय समरस्य योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखो विनय समरस्य योजना, सीधा क्वेश्चन आता है, याद कैसे करना है कि विनय समरस्य योजना कहाँ की है? तो बताओ, अगर ऐसे पूछ ले विनय समरस्य योजना कहाँ की है, तो कर्नाटक की। अब बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था छुआछूत मिटाना, यानी जो कर्नाटक की विनय समरस्य योजना है इसका उद्देश्य क्या था बताओ? छुआछूत मिटाना। इसके बाद जैसे बात करूं मैं, कर्नाटक ने एक और ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च करा था। उस मोबाइल ऐप का क्या नाम था बताओ? दिशांक। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा था, उसका नाम क्या था? दिशांक। ये क्या है? मोबाइल ऐप। यानी दिशांक नाम का जो मोबाइल ऐप था ये कर्नाटक सरकार ने बनाया। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि बताओ दिशांक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च कराया? तो ये कराया कर्नाटक सरकार ने। इसका उद्देश्य क्या है? इस दिशांक ऐप से हमारे जो जमीन के जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सारे इस ऐप पे मिल जाएंगे। तो हम हमारी जो जमीन है उस जमीन के नाम किसके है, कहाँ पे है, कितने एकड़ हमारी जमीन है, वो सारे डाटा हम घर बैठे देख सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि पटवारियों के पास जाके हम देखते रहते हैं। तो ये सीधा क्या हो जाएगा? ये कौन सी गवर्नमेंट ने करा है? तो ये जमीन के जो कागज होते हैं उनके लिए क्या स्टार्ट करा है? दिशांक ऐप। तो क्वेश्चन आ जाए बताओ कि दिशांक जो मोबाइल ऐप शुरू करा है वो किस सरकार ने करा है? कर्नाटक सरकार ने। और विनय समरस्य योजना का मतलब क्या, उद्देश्य क्या हो जाएगा? छुआछूत को मिटाना। ठीक है, अब आगे देखो, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान कराया? यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 को सर्वश्रेष्ठ राज्य, यानी क्या है कि ये किसमें दिया जाता है? वो राज्य जो पानी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, जो पानी बचाने पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है और उसका आउटपुट ज़्यादा आ रहा है। तो एक तरीके से पानी बचाने के अंदर सबसे टॉप पे रहा है, वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश कौन सा है जिसने पहला ऐसा उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने क्या करा है? पानी बचाने के लिए सबसे टॉप स्टेट रहा है, वो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2022 का उद्देश्य किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में कुकी जनजाति। अब देखो कुकी जनजाति क्या है कि वहाँ की जो एक तरीके से क्या होता है, बैकवर्ड एरिया होता है, वहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी नहीं जा पाते, वहाँ पे स्टडी नहीं हो पाती बच्चों की। तो उस ऐसी जनजाति जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं हो, अपने आप में ही खुश रहते हैं, तो कुकी जनजाति की उप जनजाति के रूप में क्या करा गया है? शामिल करा गया है। यानी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर यानी एसटी। तो एक तरीके से देखें, इस ऑर्डर बिल, इन्होंने एक ऑर्डर बिल पास करा है इसमें कुकी जनजाति की। तो ये कहाँ से करा है? ये है बताओ डारलोंग। यानी ये जो शामिल करा है ये जनजाति कहाँ की है? ये है बताओ डारलोंग की। तो सीधा सीधा हो जाएगा कि कुकी उप जनजाति है, उसको उप जनजाति में शामिल करा गया है। तो ये कौन से जगह पे? डारलोंग। अब हम अगर बात करें तो ये कहाँ की है बताओ? तो ये हो जाएगी एक तरीके से देखो तो कुकी जनजाति में टोटल अप्रोक्स कितने हैं? 11,000। यानी अप्रोक्स कितने लोग हैं इस जनजाति में? केवल कुकी जनजाति के 11,000 लोग। ठीक है, और ये कौन सी जगह पे है? ये एक तरीके से डारलोंग। और ये है कहाँ की बताओ? त्रिपुरा की। तो कुकी जनजाति कहाँ की है बताओ? त्रिपुरा की। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को किस क्षेत्र में उनके काम के लिए किस क्षेत्र में उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित करा गया है? यानी उन्होंने किस वे में अच्छा काम करा है कि उनको जो पुरस्कार दिया उसका नाम क्या? टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो सीधा क्वेश्चन आता है, हमें याद रखना कि बताओ टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 की जो विनर रही है वो कौन है? दीपिका पादुकोण। अब पूछता है कि बताओ किस उद्देश्य से? तो उन्होंने क्या है? मानसिक स्वास्थ्य जो है उस पर ज्यादा वर्क करा, यानी एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम किया उन्होंने। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में खूब सारे उन्होंने एक तरीके से अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। तो एक ये मानसिक स्वास्थ्य उद्देश्य था, मतलब लोगों का जो मेंटली, जो कोरोना के बाद में जैसे मेंटली टॉर्चर हुए हैं उनको मानसिक स्वास्थ्य के लिए उन्होंने कुछ चीजें बताई है कि आप इस वे में करें। तो एक तरीके से अच्छा काम किया उन्होंने। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम किया, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर मानसिक स्वास्थ्य।
अब हम आते हैं आगे। असम ने दशकों पुराने अंतरराज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए अपने किस सीमावर्ती राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करा है? यानी ये देखो, असम ने दशकों पुराने अंतरराज्यीय सीमा विवादों को हल करने के लिए किस सीमावर्ती राज्य के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करा है? यानी इसके अंदर आपको देखो तो असम क्या है, असम के साथ में जैसे पानी वाला है ना, जल संकट है, यानी एक तरीके से असम में पानी तो खूब है लेकिन पीने योग्य नहीं है, तो वो दूसरे स्टेट पे डिपेंड रहता है, वहां से पानी लेके आता है तो पीने योग्य पानी लाता है। तो ये देखो नॉर्मली वो लोग देते हैं, कई बार नहीं देते, तो इसलिए उन्होंने क्या है कि इसको अभी जाके इनको थोड़ा बहुत सुलझा है और ये क्या करा है, समझौते पर हस्ताक्षर करा है कि यानी कि आप ये चीज करोगे तो हम ये आपको ये चीज प्रोवाइड करवाएंगे। तो सीधा सीधा क्या आंसर हो जाएगा, मेघालय। तो असम ने दशकों पुराने अंतरराज्यीय जो सीमा विवाद था वो किसके साथ में अभी सुलझा लिया है, मेघालय के साथ में। और एक तरीके से हम देखें तो ये टोटल जो वे है ये कितने किलोमीटर के लगभग है, यानी 885 किलोमीटर की जो लेंथ है उस पे इनका सीमा विवाद चलता है, किनका, असम और मेघालय का। तो कितने किलोमीटर का है ये, लगभग 885 किलोमीटर के आसपास, यानी 885 किलोमीटर की जो लेंथ है वहां पे इन दोनों का क्या है, जो एक तरीके से विवाद चलता रहता है। ठीक है, अभी अभी देखो तो क्या हुआ है कि मेघालय के 50 साल पूरे हो चुके हैं, यानी हाल ही में अगर देखें तो मेघालय ने अपने 50 साल पूरे करे हैं। तो एक तरीके से देखें तो बताओ मेघालय का जो स्थापना था, मतलब मेघालय जो स्टेट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो मेघालय स्टेट की जो स्थापना हुई थी वो 21 जनवरी 1972 को। कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 को। यानी सीधा सीधा हो जाएगा कि मेघालय के हाल ही में 50 वर्ष है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि बताओ मेघालय ने अभी हाल ही में अपना कौन सा दिवस बनाया, तो उन्होंने कौन सा दिवस बनाया है, 50वां दिवस बनाया। और 50वां दिवस और बनाया कब जाता है, 21 जनवरी 1972 को। आगे बात समझ में। और एक तरीके से जो सीमा विवाद था उसको भी उन्होंने सुलझा लिया अपने ही इसके अकॉर्डिंग। तो सीधा अप्रोक्स कितना ये पूछेगा नहीं, तो हमें थोड़ा बहुत हिंट पे याद रहना चाहिए कि 885 किलोमीटर के अप्रोक्स इनकी जो सीमा विवाद की लेंथ थी। किस भारतीय महिला ने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? किस भारतीय महिला ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? ये जीता है मीराबाई चानू ने। यानी मीराबाई चानू है, उन्होंने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और ये क्या, कौन सा गेम खेलती हैं? यह है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग की प्लेयर है। तो पूछ लेता है हमारे एग्जाम्स में कि बताओ मीराबाई चानू कौन से गेम से खेलती हैं जिन्होंने हाल ही में अवार्ड दिया है? तो ये हमें गेम का भी पता होना चाहिए, वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और बात करें तो मीराबाई चानू है वो हाल ही में सिल्वर मेडल जीत के लाई है, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीत के लाई है। और कहां से लाई है बताओ, कौन से ओलंपिक से? टोक्यो ओलंपिक से सिल्वर मेडल इन्होंने हाल ही में जीता है। तो क्या हो जाएगा, टोक्यो ओलंपिक। तो ये एक्स्ट्रा वाले एडिशनल चीजों को आप देखते जाएं कि मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और ये कौन से गेम से है, वेट लिफ्टिंग से, और इनको कौन सा अवार्ड दिया है, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। अब हम बात करें तो हाल ही में एक पुरस्कार और दिया गया है, उसका नाम क्या है, उभरती खिलाड़ी। उभरती खिलाड़ी का मतलब कि एक इंडियन गवर्नमेंट ये पुरस्कार देती है। उभरती खिलाड़ी का मतलब वो खिलाड़ी जो कम टाइम के अंदर आई है और कम टाइम में अपना बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छा खेल खेला है। तो उभरती खिलाड़ी के अंदर किसको अवार्ड दिया गया उभरती खिलाड़ी का? तो यह है शेफाली वर्मा। तो शेफाली वर्मा को उभरती खिलाड़ी का अवार्ड मिला। और कौन सा गेम खेलती है ये क्रिकेट प्लेयर है। तो अगर हमें पूछ ले कि बताओ बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का तो कौन है, मीराबाई चानू। अगर उभरती खिलाड़ी का जो अवार्ड दिया वो किसको दिया है, शेफाली वर्मा को, जो क्या गेम खेलती है, क्रिकेट गेम खेलती है। आगे बात समझे। अब एक और दिया गया है, एक पुरस्कार क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 3 पुरस्कार दिए हाल ही में। तो हाल ही में एक पुरस्कार और कौन सा दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, ये दिया गया है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो 3 चीजें याद रख लो कि 3 पुरस्कार दिए हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है, मीराबाई चानू को। और ये हाल ही में क्या जीत के लाई है, टोक्यो ओलंपिक से सिल्वर मेडल जीता इन्होंने वेट लिफ्टिंग में।
और उभरती खिलाड़ी का पुरस्कार शेफाली वर्मा को दिया है। और अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार किसको दिया है, कर्णम मल्लेश्वरी को। ठीक है। मेघालय के जीवित मूल, देखो जीवित मूल पुलों को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में स्थान मिला है। यह सूची किस संगठन के तहत तैयार करी जाती है? अब पहली बात तो ये देखो कि ये मूल पुल कौन से हैं, ठीक है, यानी मूल पुल कौन से हैं। दूसरा ये देखो कि मूल पुल होते कैसे हैं। अब नाम से देखो क्या मिला है, मूल का मतलब क्या होता है, जड़, यानी मूल का मतलब हमें पता है ये क्या होता है, बताओ, जड़। यानी एक तरीके से जंगलों में जड़ से बने हुए पुल, उनको क्या बोला जाता है, मूल पुल। जड़ों से बने हुए पुलों को मूल पुल बोला जाता है। तो इनको विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करा है। तो विश्व धरोहर की जो अस्थायी सूची होती है, तो इनको इस सूची, इस संगठन को कौन तैयार करता है, तो ये तैयार करता है यूनेस्को। आगे बात समझे, तो मूल पुल की यानी जड़ों वाले जो पुल है उनकी जो अस्थायी सूची है, उसकी उस सूची को तैयार कौन करता है, यूनेस्को तैयार करता है। अगर हम बात करें कि बताओ ये जो मूल पुल वाला केस है, ये कौन से पेड़ होते हैं, ठीक है, तो ये जो पेड़ होते हैं ना जड़ों वाले, इनको बोलते हैं हम फिकस इलास्टिक पेड़, फिकस इलास्टिक पेड़। यानी जो मूल यानी जड़ों से मिलकर के जो पुल बनते हैं उनको फिकस इलास्टिक पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों से मिलकर के बनते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर क्या, यूनेस्को। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। एसोचैम का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त करा गया है? ये नियुक्त करा गया है सुमंत सिन्हा को। तो ये हमें ये वाले जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है, इनके मैं आगे जो एक पूरा सेपरेट लेके आऊंगा, जो हाल ही में नियुक्तियां हुई है उनका केवल और केवल वो क्लास किसके लिए होगी, केवल जिन्होंने नियुक्त करा गया है। तो एसोचैम का नया अध्यक्ष कौन है, सुमंत सिन्हा। ठीक है, और ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के चेयरमैन है। ये किसके चेयरमैन है, रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के चेयरमैन कौन है, सुमंत सिन्हा। उनको एसोचैम का नया अध्यक्ष बना दिया गया। किस आईएफएस अधिकारी को देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है? तो ये नियुक्त करा गया है डॉक्टर रेणु सिंह को। यानी आईएफएस अधिकारी है कौन, डॉक्टर रेणु सिंह। उनको वन अनुसंधान एफआरआई के अगले निदेशक के रूप में, और कौन सी जगह पे, देहरादून में। तो अगर आ जाए कि देहरादून में अभी जो वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में कौन से आईएफएस अधिकारी को, तो उनका नाम क्या है, रेणु सिंह। ठीक है। इंडियन ओशियन नवल सिंपोसियम मेरीटाइम एक्सरसाइज। अब देखो इंडियन ओशियन नवल सिंपोसियम मेरीटाइम एक्सरसाइज का पहला संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस में आयोजित किया गया है, मतलब कौन सी जगह पे आयोजित करा गया है? तो ये आयोजित करा गया है अरब सागर में। ठीक है, यानी क्या दे रखा है कि ओशियन नवल का मतलब क्या हो जाएगा, एक तरीके से नेवी के बारे में बात कर रहा है। और ये जो समिट हुआ है, इसका देखो पहला संस्करण, मतलब पहली बार ही ये सम्मेलन हो रहा है, जो एक्सरसाइज हो रही है मैरीटाइम एक्सरसाइज, नेवी की जो एक्सरसाइज है, ये फर्स्ट टाइम हो रही है। इसको कहां पे आयोजित किया गया है, अरब सागर में। और अरब सागर के अंदर बात करें तो ये कौन सी जगह है, हमारे इंडिया में गोवा। ठीक है, तो एक गोवा के आसपास जो अरब सागर का एरिया है, वहां पे किसको, कौन सी एक्सरसाइज हुई है बताओ, इंडियन ओशियन नवल सिंपोसियम, IONS। तो नॉर्मली कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि IONS की फुल फॉर्म बताओ। तो ये पहला संस्करण हुआ है हाल ही में, और ये किसकी अध्यक्षता में हुआ है, यानी ये अध्यक्षता में हुआ फ्रांस की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ है, फ्रांस की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये जो पहली बार नेवी की जो एक्सरसाइज हुई है, ये फ्रांस की अध्यक्षता में हुई कहां पे, अरब सागर, गोवा। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर कितने कंट्री शामिल हुए हैं, इसके अंदर टोटल 24 कंट्री यानी 24 देश जो हैं वो इसके अंदर क्या है, शामिल हुए हैं। तो ये 24 देश जो मिलकर के इसमें शामिल हुए हैं, फ्रांस की अध्यक्षता के अंदर इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज करी है, और अरब सागर, गोवा में। इसरो किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है? यानी एक तरीके से इसरो ने, पहली बात तो ये कि इसरो के हाल ही में जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है, तो उनका नाम हो जाएगा एस सोमनाथ। तो इसरो के जो हाल ही में चेयरमैन बने उनका नाम क्या है, एस सोमनाथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्या, इन्होंने
किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है? यानी ये कौन सा ऐसा उन्होंने एक योजना है, जिस योजना का नाम क्या है? तो उस योजना का नाम क्या है? नेत्र। अब बात करो, देखो कि कक्षीय मलबे ट्रैकिंग क्षमता मतलब एक क्या होता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में फिक्स का एरिया है, उस एरिया के अंदर जो रॉकेट वगैरह जाते हैं तो वहां से जो पार्टिकल टूट टूट के आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कक्ष में घूमते रहते हैं, उन पार्टिकल को देखेगा और उनको डिस्ट्रॉय करेगा या फिर उनको लेके आए किसी भी वे के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करे कि हमारे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचे, तो उनके लिए उन्होंने क्या नाम दिया है? नेत्र। यानी नेत्र योजना के तहत उन्होंने एक दूरबीन और ऑप्टिकल दूरबीन से वो क्या देखा जाएगा? पार्टिकल। अब बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाए थोड़ा डीपली कि नेत्र जो है उन्होंने लगाया है इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो ये 1500 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? ऑब्जर्व कर सकता है। यानी ये जो दूरबीन है कितनी दूर तक देख सकती है? 1500 किलोमीटर तक ऑब्जर्व कर सकती है। दूसरा, अगर बात करें कि आप बोलोगे 1500 किलोमीटर पे देखेगी तो क्या पूरा ही देखेगी क्या? छोटा मतलब छोटा पार्ट हो चाहे बड़ा पार्ट हो, तो ये उसकी मिनिमम अगर 1500 किलोमीटर पे है तो उसकी मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर। तो एक तरीके से अगर बात करूं 10 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर से ज्यादा का जो पार्टिकल होगा उसमें क्या होगा? ये नेत्र दिख जाएगा। 10 सेंटीमीटर से जो छोटा मलबा है जो हमारे कक्ष में जो इन्वायरमेंट में कक्ष में घूम रहा है तो उसको नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेत्र। भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर नवीनतम शोध के अनुसार यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद का कितना % है? यानी सकल घरेलू उत्पाद जो हमारा है उसमें कितना % हिस्सेदारी है किसकी? भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पे। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा? द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो ये हो जाएगा द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो द स्पेस इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो हाल ही में शोध करा गया, इस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, रिसर्च हुई है, तो इस रिसर्च में ये मिला है कि 0.23% जो उत्पाद है वो हमारा किस पे लगता है? केवल अंतरिक्ष के रिसर्च पे लगता है। कितना? 0.23%। और किसका? सकल घरेलू उत्पाद का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये आ सकता है कि कितने %? तो 0.23% हमारे सकल घरेलू उत्पाद का इस पे खर्च होता है। आगे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस IL&FS के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो ये नियुक्त करा गया है हाल ही में किसको? CS राजन को। तो सीधा हो जाएगा IL&FS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? CS राजन को। हाल ही में कोंकण रेलवे निगम किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा में था? तो क्वेश्चन आ जाए कि बताओ हाल ही में कोंकण रेलवे जो था उसने ऐसा क्या कर दिया कि वो चर्चा में था? उन्होंने वो क्या हुआ कि 100% विद्युतीकरण हो गया, मतलब इलेक्ट्रीफाई हो गया। वहां पे जो भी ट्रेन चलेगी वो किसकी चलेंगी? इलेक्ट्रीफाइड इंजन के साथ में लगेगी। तो वहां पे कोई भी डीजल वाले डिब्बे जो के साथ में जो ट्रेन है वो यूज नहीं करी जाएगी। कौन से एरिया में? कोंकण रेलवे निगम। ठीक है, अब बात करेंगे, चलो ये तो हो गया 100% विद्युतीकरण। तो बताओ भारत का सीधा इंपोर्टेंट स्टेटिक्स की बात करें तो भारत का पहला ऐसा कौन सा रेलवे जोन है जो 100% विद्युतीकरण हुआ था? तो वो कौन सा हो जाएगा? वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब बात करते हैं, देखो वेस्ट सेंट्रल रेलवे यानी क्या हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे। तो सीधा सीधा ध्यान रखो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे मतलब पश्चिम मध्य रेलवे जो है वो कहां हो जाएगा? पश्चिम मध्य रेलवे जोन तो भारत का पहला ऐसा जोन था जो 100% विद्युतीकरण हो चुका था। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जबलपुर में। कहां पे है? जबलपुर में। तो अगर बात करें तो पहला रेलवे जोन जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? यानी जंगली जानवरों को कानूनन अधिकार दिया जाएगा उनकी सुरक्षा के लिए, देख रेख के लिए। तो जंगली जानवर जो फॉरेस्ट में से घूमते रहते हैं, शेर, चीता, हिरण, तो उनको जो कानूनी अधिकार मिला है वो कौन से देश की बात कर रहा है? इक्वेडोर। यानी कि बात करें अगर तो जंगली जानवरों के लिए इक्वेडोर जो जगह है, इक्वेडोर कौन से देश की बात कर रहा था? इक्वेडोर। अगर हम बात करें तो बताओ इक्वेडोर जो है, ठीक है, ये इक्वेडोर कौन से एरिया में पड़ता है? ये पड़ता है साउथ अमेरिका।
साउथ अमेरिका का एक क्या है, कंट्री है, साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, उसका नाम क्या है बताओ, इक्वेडोर। इसको में क्या करा गया है कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया जा रहा है, ठीक है। तो सीधा सीधा हो जाएगा इसका साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं तो अरब सागर में आयोजित होने वाले इंडो फ्रेंच नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है। देखो अरब सागर में हाल ही में इंडो फ्रेंच, इंडो से क्या पता चल रहा है, इंडिया, फ्रेंच से क्या पता चल रहा है, फ्रांस। तो ये क्या है बताओ, इंडिया और फ्रांस के बीच में नौसैनिक यानी नेवी का जो युद्धाभ्यास हुआ है वो उसका नाम क्या था, ये नाम था वरुण, ठीक है। तो कौन से अगर क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है इंडो फ्रेंच नौसैनिक अभ्यास हाल ही में कहां हुआ था, अरब सागर में, और कौन इसका नाम क्या था वो पूछ ले तो क्या नाम हो जाएगा इसका, वरुण। अगर हम बात करें तो बताओ कि पहला ऐसा कौन सा, सबसे पहली बार जो ये युद्धाभ्यास करा गया था वो कब करा गया था, तो वरुण युद्धाभ्यास कब करा गया था, ये करा गया था 1993, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स वाला साथ के साथ आप याद रखते जाएं कि जो पहला इंडो फ्रेंच नौसैनिक नेवी वाला अभ्यास था वो कहां से स्टार्ट करा, कब स्टार्ट हुआ था, 1993। दूसरा केस ये देखो कि अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ में और भी युद्धाभ्यास होते हैं क्या, तो और भी युद्धाभ्यास होते हैं, कौन सा बताओ, एक होता है डेजर्ट नाइट, ठीक है, एक तो डेजर्ट नाइट हो गया, और एक दूसरा कौन सा होता है, गरुड़। एक तो हो गया डेजर्ट नाइट और एक होता है गरुड़, ठीक है। ये दोनों किसके साथ में होते हैं, एयरफोर्स के साथ में, ठीक है। तो देखो डेजर्ट नाइट और गरुड़ युद्धाभ्यास किसके साथ होता है, इंडिया और फ्रांस का ही होता है, लेकिन होता किसमें है, एयरफोर्स में। नेवी में कौन सा था, वरुण। और तीसरा कौन सा होता है, एक ये दो हो गए, तीसरा कौन सा है जो आर्मी के साथ होता है वो कौन सा है, शक्ति। तो शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो किसके साथ होता है बताओ, इंडिया फ्रांस का होता है, लेकिन होता कौन सी डिफेंस में, आर्मी में, ठीक है। तो आर्मी के लिए अगर बात करें तो कौन सा आ जाएगा, शक्ति नाम होगा फ्रांस के साथ में। अगर एयरफोर्स के लिए डेजर्ट नाइट और गरुड़, और एक कौन सा है, वरुण। वरुण को जो किसके साथ में है बताओ, नेवी के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें डेजर्ट नाइट है, इसी का नाम बदल के क्या बोल दिया गया था, अभी हाल ही में इसको क्या बोला जाता है, स्काई रोज भी हम बोल सकते हैं। यानी स्काई रोज बोलो या फिर डेजर्ट नाइट बोलो, दोनों ही क्या है, एक, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संगठन द्वारा सहायता प्राप्त राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस RAMP प्रोग्राम के लिए 808 मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दे दी। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RAMP, तो RAMP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम के लिए 808 मिलियन पास करें। तो देखो 808 मिलियन पास करें तो ये किस संगठन द्वारा पास हुए हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने क्या पूरे 808 दिए हैं क्या, इसने क्या करे हैं, वर्ल्ड बैंक जिनमें से 500 मिलियन डॉलर देगा, ठीक है। बाकी के जो 308 मिलियन डॉलर है 808 में से, वो बाकी कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट। यानी कि जो बिल पास करा गया है इसमें क्या बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक तो 500 मिलियन डॉलर की सहायता देगा और 308 मिलियन डॉलर की सहायता कौन देगा, इंडियन गवर्नमेंट। आगे बात समझे। अब आते हैं हम, देखो आगे इसमें क्या दे रखा है, किस कंपनी ने संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 शुरू करने की घोषणा करी है। तो संभव एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंज प्रोग्राम शुरू करा है हाल ही में। तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे उनको हेल्प मिलेगी जो एक अपना मतलब कि एक तरीके से जो उसके साथ जुड़े हैं। अब वो किसके साथ जुड़े हैं, तो वो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। यानी क्या हो जाएगा कि अमेजन ने संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 का एक शुरू करने की घोषणा करी है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अमेजन, ठीक है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किन 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान करी है। मतलब कौन से 2 ऐसी जगह है जहां पे कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग है उसने 2 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की घोषणा करी है। तो वो कौन से हैं बताओ, वो 2 है सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें तो सिक्किम के अंदर वो जगह कौन सी है, उसका नाम है मामले। तो मामले जगह है वो तो कहां की है बताओ,
सिक्किम की। अगर दूसरा बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सी जगह है, वो शिवालिक, हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह है बताओ, शिवालिक फॉसिल पार्क, शिवालिक फॉसिल पार्क। ठीक है, यानी जो दो राज्य थे जिनको दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान करी गई है, और किसके द्वारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा, तो वो सिक्किम और हिमाचल। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कौन सी जगह, मामले जगह, और अगर हिमाचल में बात करें तो कौन सी, शिवालिक फॉसिल पार्क। अगर मामले जगह देखें तो वो कौन से एरिया में पड़ता है, तो वो पड़ता है साउथ सिक्किम। तो मामले जगह अगर आ जाए कि बताओ सिक्किम के कौन से एरिया के अंदर मामले जगह है जहां पे ये दो भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों की पहचान करी गई है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ सिक्किम। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। हाल ही में मिहिर शाह समिति की रिपोर्ट पर लोकसभा में चर्चा हुई। अब मिहिर शाह समिति कौन सी है, किस वेव के अंदर ये समिति गठित करी गई थी, समिति किससे संबंधित है, तो समिति संबंधित है पहली बात तो कि सेंट्रल वोटर कमीशन के। अब बात करते हैं कि मिहिर, ये सेंट्रल वोटर कमीशन क्या है और किस वे के अंदर मिहिर शाह समिति का गठित करा गया था। तो ये देखो, वोटर का मतलब सेंट्रल वोटर कमीशन, इसके अंदर क्या होता है, ये करा क्यों था, इसका एक तरीके से ये समिति गठित करी गई थी राज्यों में जो पानी को लेकर के जो डिस्प्यूट होते रहते हैं ना, राज्यों में जो पानी को लेकर के, जैसे नहर नहीं आई, हमारे यहाँ नहर नहीं आई, उसको नहर पीछे वाले ने रोक लिया, स्टेट ने इधर नहीं आने दी, अगर वो ये करे तो हम ये नहर आने देंगे। तो अगर नहर वाला केस था तो उस नहर यानी एक तरीके से पानी का केस, तो राज्यों में पानी का जो डिस्प्यूट होता है उस पानी के डिस्प्यूट को रोकने के लिए कौन सी समिति का गठन करा गया था बताओ, मिहिर शाह समिति का। तो पानी के डिस्प्यूट को रोकने के लिए मिहिर शाह समिति का गठन करा गया था, और इस समिति, ये समिति किससे संबंधित थी, सेंट्रल वोटर कमीशन से संबंधित थी। अगर हम बात करें तो इसको कौन कौन मिलकर काम करेंगे, इसमें काम करेंगे एक तो सेंट्रल वोटर कमीशन CWC हो जाएगा, और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, सेंट्रल ग्राउंड वोटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। ये दोनों मिलकर के सहयोग करेंगे और क्या करेंगे, इस समिति के अकॉर्डिंग जो पानी का डिस्प्यूट होता है अलग अलग स्टेट का, उसको कम किया जाएगा। किस राज्य में वर्ष 2021-22 में शीर्ष सब्जी उत्पादक के रूप में पश्चिम बंगाल की जगह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शीर्ष सब्जी उत्पादक में पश्चिम बंगाल की जगह पे जगह ली है, यानी पिछली बार जो सबसे ज्यादा सब्जी उगाने के अंदर टॉप पे स्टेट था वो कौन सा था, पश्चिम बंगाल। अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ पहले 2021 की बात करें तो 2021 में पश्चिम बंगाल था, और 2022 के अंदर सबसे ज्यादा, जैसे 20-21 का होता है, अब 21-22 का, तो 21-22 वाले के अंदर अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सब्जी उगाने के अंदर कौन सा स्टेट टॉप पे रहा है, तो वो स्टेट हो गया कहां पे, उत्तर प्रदेश। और पश्चिम बंगाल कब था, इससे पहले। तो अगर बात करें ये तो किसके लिए, सब्जी के लिए, और आंध्र प्रदेश है वो किन में टॉप पे है बताओ, फलों के लिए। ठीक है, तो फलों के अंदर अगर बात करें कि फल उगाने में, फल उत्पादक के अंदर सबसे टॉप पे राज्य कौन सा था, वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन पे। कोर्ट के आदेशों को तेजी से प्रसारित करने के लिए CJI NV रमना द्वारा शुरू किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो देखो, कोर्ट के आदेशों को क्या होता है कि कई बार जैसे जज हैं वो नहीं पहुंच पाते, सही में डिसीजन टाइमली नहीं दे पाते, या उनके कोर्ट में पूरे केस पेंडिंग पड़े रहते हैं, उनको कम टाइम में जब सोल्व करने के लिए जब उनका आदेश जो था वो डायरेक्टली मतलब पहुंचा दिया जाए आगे, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। ठीक है, तो CJI NV रमना द्वारा, किसके द्वारा अगर पूछ ले बताओ किसके द्वारा, तो कौन से जस्टिस के द्वारा, NV रमना के द्वारा, और उसका नाम क्या है बताओ, उसका नाम है फास्टर, यानी फास्टर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है। उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि वो जो आदेश या जो कुछ भी दिया जाएगा डिसीजन, वो उस डिजिटल फॉर्म में ही डायरेक्टली भेज दिया जाएगा अगले के पास। तो ये उसका नाम क्या है बताओ, फास्टर। अगर हम बात करें तो फास्टर की अगर फुल फॉर्म आ जाए कि फास्टर होता क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, फास्टर की फुल फॉर्म अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा फास्ट एंड सिक्योर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड,
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो अगर बात करेंगे फास्टर की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो फास्ट एंड सिक्योर, एक तो फास्ट पहुंचाए, सेफली पहुंचाए, तो सिक्योर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ठीक है। स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किस कंपनी ने भारत में फाउंडेशन हब प्लेटफॉर्म लॉन्च करा, तो हमें याद रहना चाहिए कि बताओ हाल ही में कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, तो सीधा दिमाग में रहना चाहिए कि फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म किसने करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। तो फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो ये किसने करा है, माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। भारतीय नौसेना के हाल ही में कमीशन किए गए दूसरे P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन का नाम क्या है। देखो हाल ही में कमीशन किए गए दूसरे P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन का नाम क्या है, तो दूसरा जो P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन था उसका नाम क्या है, कॉन्डोर्स। तो कॉन्डोर्स क्या है, देखो एक कॉन्डोर्स किसका नाम होता है, एक तरीके से ये पक्षी का नाम है, यानी ये पक्षी को बोला जाता है, जो पक्षी होते हैं उनको बोला जाता है एक तरीके से क्या, कॉन्डोर्स। ठीक है। तो इस ये जो करा है ये कौन सी जगह पे इसको मतलब कि रखा गया है, ये जो नेवी का है, देखो भारतीय नौसेना यानी नेवी का था, P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन जो था इसको लॉन्च करा गया, इसको मतलब कि एक जगह पे खड़ा करा गया है हमारी सेफ्टी के लिए। तो ये कौन सी जगह पे करा गया है, तो एक तरीके से अगर देखें तो ये करा मतलब करा कौन सी जगह पे करा है, तो INS हंसा जगह है, INS हंसा पर इसको खड़ा करा गया है। तो INS हंसा मतलब पूछेगी बताओ कौन से INS की जगह पे इसको खड़ा करा गया, तो INS हंसा पे इसको क्या करा गया है, खड़ा करा गया है। ठीक है। दूसरा देखें तो बताओ कि इसके अंदर ये कितने आए हैं, कितने कॉन्डोर्स आए हैं, तो ये 4 बन के आए हैं। यानी कितने कॉन्डोर्स अगर पूछ ले बताओ कितने कॉन्डोर्स बन के आए हैं P-8I एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन, तो ये कितने 4 आए हैं और इनको कहां खड़ा करा गया नेवी के द्वारा, INS हंसा पे। ठीक है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय शहर में इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर IJEX भवन का उद्घाटन करा है। यानी केंद्रीय वाणिज्य, हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। ठीक है। तो केंद्रीय वाणिज्य जो उद्योग मंत्री हैं उनका नाम क्या है, पीयूष गोयल। और इन्होंने हाल ही में एक इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर का उद्घाटन करा है, और कौन सी जगह पे करा है बताओ ये, तो ये करा उन्होंने दुबई। ठीक है। तो ये दुबई में करा है इन्होंने, और ये क्यों करा है, तो एक तरीके से इनका मकसद क्या है, और पहली बात करेंगे UAE आता कहाँ है, UAE के अंदर आता है कौन, दुबई। और इनका मकसद क्या था, इनका मकसद था कि 35 मिलियन डॉलर जो ज्वेलरी हमारी एक्सपोर्ट करी जाती है, दूसरे देशों को बेची जाती है, अभी हाल ही में कितनी, 35 मिलियन डॉलर के अप्रोक्स क्या होती है कि हमारी जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट करी जाती है उसका टारगेट कितना रखा है इन्होंने, कि 100 मिलियन डॉलर तक का हम टारगेट रखेंगे आने वाले 3 साल या 4 साल में। तो सीधा सीधा 35 से 100 मिलियन डॉलर का ये मार्केटिंग करेंगे, सेल करेंगे हमारी ज्वेलरी, जो इंडिया के अंदर ज्वेलरी बढ़ती है। तो इन्होंने हाल ही में ये कहाँ पे ओपन करा गया है इसका ऑफिस, दुबई में। ठीक है। किस राज्य में ने कैदियों के लिए एक व्यक्तिगत ऋण देने की योजना करी है। अब देखो क्या होता है कि अगर कोई कैदी है वो जेल में है, तो उसके पीछे जो रहे हैं उनके लिए क्या हेल्प हो भाई, एक तरीके से अगर वो कमाने वाला सिंगल है तो उनके पीछे क्या हो कि वो कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करें। तो इनके लिए देखो ये कहाँ पे, कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण, उनको अगर वो कुछ भी करना चाहते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत पैसा दें तो वो लोन दिया जा रहा है। तो ये किसने, कौन सी सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसको इनॉग्रेट कराया है। तो कैदियों के लिए जो लोन दिया जाएगा वो कौन देगा, महाराष्ट्र सरकार। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार कितने रुपए तक का, ऐसे तो नहीं कि 10-20 लाख रुपए लोन दे देंगे और वो कैदी है और कैदी के घर वालों को, कैदी को तो दिया नहीं जाएगा, दिया किसको जाएगा, कैदी के घर वालों को। तो मैक्सिमम लिमिट उसकी रखी है महाराष्ट्र सरकार ने कितनी, 50,000 रुपए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ कैदियों को जो लोन दिया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी रखी है, 50,000 रुपए। और बात करें तो इस पे कितना ब्याज लिया जाएगा, तो 7%। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कितना ब्याज, 7% ब्याज सालाना। तो ये कितना ब्याज दिया जाएगा, 7% ब्याज सालाना। ठीक है। आगे चलो, कन्नगी उत्सव प्रसिद्ध मंगला देवी मंदिर, वार्षिक कन्नगी उत्सव प्रसिद्ध मंगला देवी मंदिर में मनाया जाता है। मंदिर किन 2 राज्यों के बीच में स्थित है। अगर हम बात करें तो कन्नगी जो है वो किन 2 राज्यों के बीच में उपस्थित है, तो ये हो जाएगा केरल और
तमिलनाडु। तो ये जो मंगला देवी मंदिर है, जो कन्नगी उत्सव मनाया जाता है, वो कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु, इन दो राज्यों के बीच के अंदर ही मनाया जाता है। स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए किस राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ सहयोग करा है? यानी स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर, तो हमें पता है कि हमारे जो इंडिया के अंदर सबसे एक तरीके से स्पोर्ट्स को सबसे ज्यादा बढ़ावा जो दिया जाता है वो कौन सी जगह? मणिपुर के लोगों को दिया जाता है। मणिपुर के स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके स्पोर्ट्स में ज्यादा ही एग्रेसिव है। तो उन्होंने क्या करा है कि राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ, तो अगर हम बात करें तो ये सैमसंग कहाँ की कंपनी है? तो ये कहाँ की कंपनी है बताओ? साउथ कोरिया। तो एक तरीके से बोले कि बताओ सैमसंग कहाँ की कंपनी है, तो ये हो जाएगी साउथ कोरिया की। और इनके साथ स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करा है कौन सी गवर्नमेंट ने? मणिपुर ने। तो स्पोर्ट्स का नाम आते हैं, हमें पता है कि ज्यादातर मणिपुर में ही खेल को प्रोत्साहन दिया जाता है। किस संस्थान ने अपने क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मंथन आइडियाथॉन लॉन्च किया है? तो देखो कौन सी संस्थान है जिसने नवाचार यानी जो नए नवाचार यानी जो नए जो लोग लड़के आते हैं, नए जो लोग हैं वो नई नई चीजें डेवलप करें और एक तरीके से मार्केट को बिल्डअप करें, तो उनके लिए उन्होंने एक मंथन आइडियाथॉन लॉन्च करा है। उस एक नाम दिया उसका आइडियाथॉन का, यानी आपका जो आइडिया है वो हमें बताओ, हम आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे, पैसे की हो चाहे कोई लोन देने की बात हो या कुछ और उसको आगे ले जाने की बात हो। तो वो किसने करा है? कौन सी संस्थान ने? सेबी ने। ठीक है, तो सेबी ने क्या करा है कि ये जो मंथन आइडियाथॉन लॉन्च है इसको हाल ही में क्या करा है? शुरू करा है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सेबी के जो चेयरपर्सन कौन है? मधापी पुरी बुच। हाल ही में किसको बनाया है बताओ? तो सेबी के चेयरमैन कौन बने अभी? मधापी पुरी बुच। तो ये हो जाएगा मधापी पुरी बुच, और इन्होंने सेबी के नए अभी हाल ही में चेयरमैन गठित हुए हैं। अगर हम बात करें तो हाल ही में जो मोबाइल ऐप लॉन्च करा था किसने? सेबी ने। तो सेबी ने हाल ही में एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा था, उसका नाम क्या है? सारथी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बताओ सारथी मोबाइल ऐप किस संस्थान ने लॉन्च करा था, तो वो कौन हो जाएगा बताओ? सेबी ने। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस है प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को आयोजित करा जाता है। तो इंटरनेशनल जो बाल पुस्तक जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। तो क्वेश्चन आए कि बताओ 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी? इसका विषय क्या था? इसका विषय था स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। क्या थी? स्टोरीज आर विंग्स दैट हेल्प यू सोर एवरी डे। ठीक है, और ये कहाँ पे इस बार इनोग्रेट करा गया है? कनाडा, यानी ये कनाडा के अंदर ये उत्सव बनाया गया है। ठीक है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एस राजू को। तो देखो ये इसका हमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताओ, ये सीधा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? ये नियुक्त करा गया है डॉक्टर एस राजू को। ठीक है, डिजिटल जे फॉर्म चर्चा में है जिससे किसानों को मंडियों में एमएसपी पर अपनी फसल गेहूं बेचने में फायदा होगा। यानी डिजिटल जे फॉर्म्स इन्होंने एक डिजिटली जे फॉर्म्स नाम का एक ऐप लॉन्च कराई है। उसमें क्या होगा कि किसानों को मंडियों में एमएसपी पर अपनी फसल बेचने यानी गेहूं बेचने में फायदा होगा। ये फॉर्म किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च करा गया है? तो ये देखो हाल ही में जो आंदोलन भी इसी एमएसपी को लेके हुए थे, तो ये हाल ही में चर्चा में था। तो ये कहां पे? पंजाब सरकार ने। तो आ जाएगी बताओ डिजिटल जे फॉर्म्स किसने कौन सी सरकार ने लॉन्च करा है? पंजाब सरकार ने। ठीक है, और इसका मकसद क्या है? जो एमएसपी है, न्यूनतम जो प्राइस है जो फसल की, उसके लिए उनको जो फायदा होगा, यानी कि आप कोई भी बीच में वो नहीं होता क्या, जैसे दलाल टाइप में होते वो नहीं होंगे। तो ये कौन सी सरकार ने? पंजाब में। और पंजाब सरकार के हाल ही में जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या है? भगवंत मान। तो ये हमारे पंजाब सरकार के हाल ही में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम क्या है? भगवंत मान। श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और मोनोलिथिक बुक नंदी किस राज्य में है जिन्हें यूनेस्को द्वारा 2022 के लिए भारत में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में रखा गया है? यानी जो
भारत की 20 धरोहर स्थलों की जो अस्थायी सूची है उसमें जो रखा गया किन दो को अस्थायी, यानी पहले तो इनको कुछ टाइम के लिए अस्थायी रखा जाता है, उसके बाद में इनको परमानेंट कर दिया जाता है, क्योंकि अस्थायी के बाद में इनको टारगेट मिलता है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर ये सही से रेटिंग देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको स्थायी सूची में शामिल कर दिया जाता है। तो ये श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और मोनोलिथिक बुक जो जगह है इनको क्या कराए, तो ये कौन से राज्य के हैं, यानी ये दो दोनों हैं, ये कौन से राज्य के हैं, ये आंध्र प्रदेश के। तो आंध्र प्रदेश के श्री वीरभद्र स्वामी और मोनोलिथिक बुक जो नंदी किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश के कौन से राज्य में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अगर क्वेश्चन आएगा बताओ आंध्र प्रदेश, इतना डीपली पूछ ले कई बार, तो अनंतपुर के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में ये दोनों स्थित हैं। हाल ही में किस देश ने कानून में एमेट टिल एंटी लीचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर करे। एंटी लीचिंग क्या होता है कि जो भी दंगे वगैरह होते हैं, जो लिंचिंग होती है, दंगे वगैरह, उन दंगों को रोकने के लिए एंटी लीचिंग एक्ट लाए हैं। वो कौन से देश लेके आया, तो वो लेके आया अमेरिका। ठीक है, तो हाल ही में जो एंटी लीचिंग जो एक्ट लेके आए वो कौन लेके आया है, अमेरिका। विश्व प्रसिद्ध कुरियर कंपनी, वर्ल्ड फेमस, जो हम भी ज्यादातर यूज करते रहते हैं, आपने देखा होगा फेडेक्स के जो मतलब कि न्यूज या एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, तो फेडेक्स कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, राज सुब्रमण्यम को। तो अगर बात करें तो फेडेक्स कंपनी जो क्या है, कोरियर ले जाने वाली, तो विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस कुरियर कंपनी है वो जो फेडेक्स है। फेडेक्स के जो नए चेयरमैन बने हैं, वो जो सीईओ हैं, उनको वो कौन बने हैं, राज सुब्रमण्यम। ठीक है, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान राज्य कौन सा है, कौन सी 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान राज्य कौन सा है, तो इसका ध्यान रखना है हमको, मेघालय। ठीक है, और मेघालय जो है इसके अंदर ये चैंपियनशिप करी जाएगी, टेबल टेनिस वाली नेशनल टेबल टेनिस है, और कौन सी है ये, 83वीं। ठीक है, और मेघालय में कौन सी, मेघालय में शिलोंग। ठीक है, अगर बोले कि बताओ मेघालय में स्टेट में कौन सी जगह पे, तो इस मेघालय में शिलोंग जगह, वहां पे जो शिलोंग इसकी राजधानी भी है, उसको कहा क्या, इसको टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित करी जाएगी। कौन सा राज्य हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ये क्वेश्चन आ सकता है आपके करंट अफेयर में कि बताओ हिंदी माध्यम में चिकित्सा शिक्षा एमबीबीएस प्रदान करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा बना है, ये बना है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखो मध्य प्रदेश में पहले जो एमबीबीएस एग्जाम्स एमबीबीएस होती है उसको हिंदी में करवाया जाएगा, ना कि इंग्लिश में। तो इंग्लिश की बजाय हिंदी में करवाने वाला पहला राज्य, तो पहले वाले जो स्टेट होते हैं इनको हमेशा हमें याद रखना है। ठीक है, और देखो बात करें मध्य प्रदेश ने हाल ही में क्या क्या इन्होंने लॉन्च करा है, तो एक तो इन्होंने क्या बनाया अभी, सीएम संजीवनी क्लिनिक। तो अगर पूछे कि बताओ सीएम संजीवनी क्लिनिक जो लॉन्च करा गया है वो कहाँ पे लॉन्च करा गया है, तो वो करा गया है मध्य प्रदेश में। सीएम संजीवनी क्लिनिक की बात करेगा वो भी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। दूसरा बात करें एक क्या है बताओ, सीएम कन्यादान। तो सीएम कन्यादान जो योजना है, जो लड़कियों को जैसे शादी के टाइम पे दिया जाता है कन्यादान, तो उसमें कुछ हेल्प करी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो सीएम कन्यादान है नाम दिया उस योजना का, ये भी किसकी है, मध्य प्रदेश की। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, लाडली लक्ष्मी योजना। एक मध्य प्रदेश ने कौन सी, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो किसने स्टार्ट करी है, मध्य प्रदेश ने। तो हाल ही में 3 योजना होगी मध्य प्रदेश ने। देखो हिंदी माध्यम में पहला एमबीबीएस करवाने वाला स्टेट, सीएम संजीवनी क्लिनिक भी किसने, मध्य प्रदेश ने, सीएम कन्यादान योजना भी किसने, मध्य प्रदेश ने, और लाडली लक्ष्मी योजना है वो भी किसने करी है, मध्य प्रदेश ने। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करे हैं, तो देखो हाल ही में आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किसके साथ में करे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ में। भारतीय सेना ने हाल ही में देश में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसका मैन पैड से शॉर्ट नेम है, तो मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस सिस्टम को शामिल करा है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में कौन से देश से, मतलब ये जो खरीदा है ये कौन से देश से खरीदा है, तो ये खरीदा है किससे, रूस से। तो देखो आ जाएगी बताओ मैन पैड जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, तो ये किससे खरीदा है,
रूस से। और इसका जो वर्क होता है वो कहाँ होता है, मतलब ये जो एक तरीके से हथियार टाइप में है, तो ये इसका वर्क होता है सरफेस टू एयर, यानी जो ये हमला करता है तो सरफेस टू एयर जो हमला होता है उनके लिए यूज होता है कौन सा, मैन पैड्स, यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो सरफेस टू एयर के लिए कौन सा हो जाएगा बताओ, और ये लिया कहां से है, रूस से। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार साझा करने के लिए सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल पहुंचे। सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल कहां पे स्थित है, देखो एक होता है सिटी ऑफ, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग है, हम सोचते हैं कि सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल यानी हमारे राजस्थान में मकराना जगह है वहां पे व्हाइट मार्बल होता है, तो ये हाल ही में गए, लेकिन ये गए कहां पे, कंट्री में गए। अगर कंट्री आ गया तो देखो यहाँ तो हमारे कुछ है नहीं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो रामनाथ कोविंद जो गए थे, ये सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल कहां पे है, तुर्कमेनिस्तान। तो याद रखो कि सिटी ऑफ व्हाइट मार्बल हमारे इंडिया ही नहीं और भी बहुत जगह है, तो अभी हाल ही में जो गए हैं वो कौन सी जगह पे गए हैं, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, अब बात करें, देखो अगर हाल ही में इन्होंने यात्राएं देखो 2 ही करी है। दिसंबर में जो गए थे, ये कहां गए थे, दिसंबर में रामनाथ कोविंद गए थे, वो कहां गए थे बताओ, बांग्लादेश। यानी इनकी जो विदेश यात्रा की अगर बात करें तो ये 2 ही जगह पे गए थे। तो एक तरीके से हाल ही में तो कहां गए, तुर्कमेनिस्तान, और दिसंबर में जो गए थे वो कहां गए थे, बांग्लादेश। और अभी एक तुर्कमेनिस्तान के साथ में और कहां पे गए बताओ, नीदरलैंड भी गए थे। यानी अगर बात करें तो ये 2 या 3 ही यात्रा हुई है इनकी अभी तक पिछले 1 साल में, 2 साल में। तो दिसंबर में बांग्लादेश और बाकी की तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड हाल ही में गए हैं। भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो यह है लाहौल स्पीति, जो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल इस प्रदेश में एक स्नो यानी बर्फ वाली जो मैराथन है, बर्फ पे मैराथन है, तो भारत का पहला, इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला स्नो मैराथन किस स्थान पे आयोजित किया जाएगा, लाहौल स्पीति जो जगह कहां पे है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता है, तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हाल ही में हुआ है, तो इसमें जीता किसने, कौन, ऑस्ट्रेलिया। अगर पूछ ले, अब देखो जीता तो वो तो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन पूछे बताओ हारा कौन था, तो कौन आ रहा था फाइनल में, इंग्लैंड। दोनों याद रखने, यानी जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया, हारा कौन, इंग्लैंड। अब बात करें तो देखो ये जो होस्ट कहां पे हुए थे, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री था जहां पे ये होस्ट हुए थे, तो देखो होस्ट कंट्री कौन सा था बताओ, न्यूजीलैंड। तो होस्ट कहां पे हुए थे, न्यूजीलैंड में, और हारा कौन था, इंग्लैंड, और जीता कौन था बताओ, ऑस्ट्रेलिया। आगे बात समझे, ऑस्ट्रेलिया जीता, न्यूजीलैंड के अंदर ये होस्ट हुए थे, और हारा कौन था, इंग्लैंड। दूसरा इसमें एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, वुमेन ऑफ द सीरीज कहां की कौन बनी, यानी इस सीरीज में वुमेन ऑफ द सीरीज कौन बनी, तो ये थी एलिजा हेली। कौन बनी थी, एलिजा हेली। किस राज्य में प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का पोर्टल लॉन्च करा है। देखो प्रतिकूल मौसम यानी जैसे हमें पानी, बारिश सी होती है फसल को, उस टाइम पे क्या हो जाए, ओले बरस जाए, या फिर जैसे कि कई बार क्या होता है कि बारिश की जगह पे ओले बरस जाए, और अगर हमें नॉर्मली टेम्परेचर चाहिए होता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप पड़े या फिर मतलब ज़्यादा, तो एक फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो उस आपदा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना करी है। तो ये करी किसने बताओ, स्टार्ट हरियाणा ने। अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री बागवानी योजना के अंदर है क्या, देखो इसमें देखो बीमा यानी उसका क्या करवाया जाएगा, बीमा करवाया जाएगा, और 2 तरीके से होता है। एक तो किस पे, अब देखो बीमा के यानी कौन कौन सी फसल, अगर फल आप उगा रहे हो, फल का उत्पादन करते हो, तो कितना पैसा आपको बीमा किया जाएगा। एक दूसरा कौन सा है, ये फल का हो जाएगा। और एक अगर सब्जियां उगा रहे हो या सब्जी और मसाले, अगर सब्जी और मसाले उगा रहे हो तो आपको कितना उसके अंदर बीमा दिया जाएगा। तो बात करें तो देखो फल के अंदर आपको 40,000 रुपये तक आपका बीमा किया जाएगा उस फसल का, फल केस का। अगर सब्जी और मसाले की बात करें तो उसमें कितने रुपए तक का, 30,000 रुपये तक का बीमा दिया जाएगा। दूसरा केस क्या है,
आपको 2.5% प्रीमियम भरना होगा। यानी ये अगर आप बीमा करवाते हो तो आपसे सालाना जो पैसे लिए जाएंगे, अगर जब आपकी फसल खराब हो जाती है तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर बात करें तो आपका हर साल कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो एक तरीके से प्रीमियम आपको भरना होगा, वो कितने परसेंट भरना होगा? 2.5%। अगर आपको 40,000 रुपए का फसल का जो फल वाला जो है उसका बीमा करवाना है, यानी 2.5% कितना हो जाएगा इसका? 1,000 रुपये आपको सालाना अगर आप जमा कराओगे तो आप इस क्राइटेरिया में आते हो 40,000 रुपये वाले में। अगर बात करें 700, इसका भी 2.5% ईयरली, यानी एक तरीके से 750 रुपये अगर आप ईयरली करवाते हो तो 750 रुपये में भी आपको क्या दिया जाएगा? 30,000 रुपये तक अगर आपकी फसल खराब होती है तो आपको रिफंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी सरकार ने स्टार्ट करा है? हरियाणा सरकार ने। हाल ही में फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? ये गियानी इन्फेंटिनो को। किससे नियुक्त किया गया है? गियानी इन्फेंटिनो को। अगर हम बात करें गियानी इन्फेंटिनो है कहाँ के, अगर तो ये है बताओ इटली के। तो इटली के गियानी इन्फेंटिनो को फीफा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया है। ठीक है, और बात करें अगर हम, तो फीफा का जो हेडक्वार्टर है, इस फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिक में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जूरिक में। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो हाल ही में फीफा है, तो अब फीफा कहाँ की, अभी फीफा का आयोजन होगा वो कहाँ होगा बताओ? कतर में। पुरुषों वाला जो फीफा है उसका कहाँ आयोजन होगा? कतर में। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो फीफा का आयोजन होगा वो 2023 में होगा। वो कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में कंबाइंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में कंबाइंड होगा, और कतर में पुरुषों का अभी 2022 का फीफा वर्ल्ड कप खेला जाएगा। उस वेबसाइट का क्या नाम है जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? उस वेबसाइट का नाम क्या है? जो इंडियन जो पर्यटन मंत्रालय है उसने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, उसका नाम क्या है? टेम्पल 360। तो ये याद रखना है कि बताओ कौन सी वेबसाइट है जिससे हम 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकते हैं। उस वेबसाइट पे आपको सारी डिटेल मिलेगी इनकी। तो ये टेम्पल 360। फार्म इजी एक उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा सुपर ऐप है। फार्म इजी एक तरीके से मेडिसिन के लिए है। तो इसका ये स्वास्थ्य सेवा सुपर ऐप ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फार्म इजी ने सुपर ऐप के लिए किसको बनाया? आमिर खान को। ठीक है, तो ये छोटे जो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको हमेशा याद रखना आपको कि फार्म इजी ने जो सुपर ऐप है उसमें ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया। ऑपरेशन उपलब्ध किस सुरक्षा बल की पहल है? तो ये देखो ऑपरेशन उपलब्ध ये किसके लिए? आरपीएफ के लिए। और ऑपरेशन उपलब्ध किसके लिए, मतलब किसके लिए बनाया? आरपीएफ यानी रेलवे जो प्रोटेक्शन फोर्स है, इसने क्या कराया है कि जो टिकट, जो हम टिकट जो प्राइस होती है, टिकट की ब्लैकमेलिंग होती है, तो ब्लैकमेलिंग जो ब्लैक में टिकट बेचते हैं वहां पे ट्रेन की, तो उन्हें टिकटों को बचाने के लिए, मतलब ब्लैकमेलिंग ना हो उसके लिए उन्होंने क्या कराया? ऑपरेशन उपलब्ध स्टार्ट कराया, एक योजना स्कीम चलाई है उन्होंने। तो ये किसके लिए? टिकट ब्लैक ना हो उसके लिए। और एक दूसरा देखो आरपीएफ ने क्या करा था? आहट नाम का एक योजना चलाई थी। आहट यानी ये जो मानव तस्करी होती है, यानी छोटे बच्चों को से काम करवाया जाता है, उनको लेके चले जाते हैं उठा के, तो मानव तस्करी से बचाने के लिए, किसके लिए? मानव तस्करी से बचाने के लिए उन्होंने आहट नाम का एक योजना स्टार्ट करी थी। और ऑपरेशन उपलब्ध किसके लिए करी है? टिकट ब्लैकमेलिंग को कम करने के लिए। तो ये किसकी योजनाएं? दोनों आरपीएफ की। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है श्री राम चौलिया ने। ठीक है, तो ये बुक जो हाल ही में लिखी गई है, तो बुक्स का भी याद रखना है। तो ये हमें किसने लिखी है? हाल ही में श्री राम चौलिया ने। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने किस नदी पर पहली यात्रा करी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक जो शिप क्रूज है, यानी जो नाव है, शिप जो क्रूज होता है जिसके अंदर एक तरीके से पूरा ही महल होता है, घर होता है, बिल्डिंग होती है, 5-10 मंजिल होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलने वाला क्रूज शिप है, उसको किस नदी पर अपनी पहली यात्रा करी? तो उन्होंने करी है यांगजी। कौन सी नदी थी? यांगजी। अगर हम बात करें तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी का नाम भी क्या है बताओ? यांगजी। तो ये कौन सी नदी है? एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है बताओ? यांगजी। ठीक है,
प्रशासन और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के लिए किस भारतीय अधिकारी का चयन किया गया है? तो ये देखो, अपराजिता शर्मा को प्रशासन और प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार परिषद की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त करा गया है? अपराजिता शर्मा को। तो ये नियुक्त करा गया हाल ही में किसको? अपराजिता शर्मा को। अब इसमें देखोगे तो देखो क्या है कि अपराजिता जो शर्मा है, एक तरीके से इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार जो संघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। ठीक है, कहाँ पे है? जेनेवा में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बताओ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में, मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? पहले भी वही थे और अब भी इनको ही नियुक्त करा गया है। तो भारतीय भुगतान परिषद यानी पेमेंट काउंसिल ऑफ, PCI की फुल फॉर्म क्या होती है? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया बताओ? विश्वास पटेल को। तो अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? विश्वास पटेल। ठीक है, नई माताओं के लिए परिवहन सुविधा से संबंधित YSR तल्ली बीड़ा एक्सप्रेस योजना किस राज्य सरकार की पहल है? यानी नई माताओं के लिए परिवहन सुविधा YSR तल्ली बीड़ा जो एक्सप्रेस योजना है, ये किस राज्य के द्वारा बनाई गई योजना है? तो ये देखो किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के। यानी है क्या कि वो एक YSR तल्ली बीड़ा एक्सप्रेस योजना का मतलब क्या है? एक ऐसी एम्बुलेंस है कि जो मतलब कि जिनके मतलब कि नई जो बच्चे होते हैं तो उनको डिलीवरी के बाद में घर पे पहुंचाने के लिए एक एम्बुलेंस सुविधा दी जाएगी। तो वो किसने स्टार्ट करी है? आंध्र प्रदेश ने। अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह है वो जहां से स्टार्ट हुई है? तो तिरुपति के चित्तूर जिले से, यानी तिरुपति के चित्तूर जिले आंध्र प्रदेश में कौन सी जगह? तिरुपति के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से क्या है इसको स्टार्ट करा गया है। और कौन सी योजना है? YSR तल्ली बीड़ा। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। ट्रेन बिहार के किस स्थान से, यानी बिहार की जगह कौन सी थी? और जनकपुर नेपाल। तो नेपाल के अंदर तो जनकपुर नेपाल के कुर्था तक चलेगी, यानी भारत और नेपाल के बीच में एक रेल सेवा का उद्घाटन करा गया है। और ये भारत में कोई एक जगह ऐसी है जिसमें से स्टार्ट होगी? तो भारत के बिहार से, बिहार के जयनगर से ये शुरू होगी और जनकपुर नेपाल के कुर्था तक चलेगी। तो ये जो ट्रेन सेवा टोटल कितने किलोमीटर की अगर पूछ ले बताओ, ये रेल सेवा टोटल कितनी है? 35 किलोमीटर है। तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 35 किलोमीटर। 35 में से 3 किलोमीटर तो ये कहाँ है बताओ? इंडिया का पार्ट है। मात्र और मात्र 3 किलोमीटर इंडिया में है, प्लस 32 किलोमीटर कहाँ पे है? नेपाल में। जो 35 किलोमीटर था उसमें से टोटल था उसके अंदर 3 किलोमीटर तो इंडिया में और 32 किलोमीटर कहाँ पे है बताओ? नेपाल में। तो भारत और नेपाल के बीच जो रेल सेवा का उद्घाटन हुआ है, ये जयनगर, बिहार के जयनगर से चल के नेपाल के जनकपुर के कुर्था तक चलेगी। किस ट्रेन को SARS-CoV-2 का नया पुनः संयोजन संस्करण कहा जाता है, जिसे पहली बार यूनाइटेड किंगडम में खोजा गया था? तो SARS-CoV-2 का नया पुनः संयोजन संस्करण किसमें? यूनाइटेड किंगडम में, जो यूके में खोजा गया है। तो यह है XE। ठीक है, भारतीय वायुसेना अपने किस हेलीकॉप्टर की डायमंड जुबली मना रही है? डायमंड जुबली का मतलब इसके 60 साल पूरे हुए हैं। वो कौन सा है बताओ? चेतक। चेतक हेलीकॉप्टर के कितने वर्ष पूरे हो गए अभी हाल ही में? 60 वर्ष। और डायमंड जुबली जो बना रही है भारतीय वायुसेना, तो उसका नाम क्या था? कौन सा हेलीकॉप्टर? चेतक। और ये क्या है? 60 वर्ष का। अब ये बात करते हैं कि चेतक को बनाते कौन सी कंपनी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HAL जो है वो इस चेतक हेलीकॉप्टर का निर्माण करती है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो यानी कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है ये किस राज्य में आयोजित किया जाएगा बताओ? तो एक तरीके से जो पहला संस्करण कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ पे? तो हाल ही में जो खेला जाएगा वो कहाँ? कर्नाटक में। और पहला संस्करण हुआ था तो वो कहाँ हुआ था बताओ? भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। और अगर बात करें तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में पहला संस्करण हुआ था, उस टाइम पे कौन जीता था? पंजाब यूनिवर्सिटी
जीती थी। यानी कौन सी यूनिवर्सिटी जीती थी? पंजाब यूनिवर्सिटी जीता था। और अब की बात करें तो अब कहाँ हो रहा है बताओ? कर्नाटक में होगा। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का सेकेंड संस्करण। ठीक है, अब हम बात करें तो एक तरीके से जो सेकेंड संस्करण है इसका देखो मस्कट यानी शुभंकर, इसका जो शुभंकर है वो क्या नाम से है? यानी इसका जो मस्कट है हर गेम्स का होता है, तो शुभंकर इसका क्या नाम दिया गया है? वीरा नाम से। अगर पूछ ले बताओ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है वो किस नाम से जाना जाएगा? तो वीरा से। और वीरा क्या है बताओ? हाथी को बोला जाता है। कर्नाटक में हाथी को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक का जो स्टेट एनिमल है, यानी कर्नाटक का स्टेट एनिमल है वो क्या होता है बताओ? हाथी। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, इसका शुभंकर भी क्या दे दिया? हाथी। और इसका नाम क्या दिया? वीरा। यानी जो हमारे अगर पूछे कि इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के शुभंकर का नाम क्या है? वीरा। वो एक क्या नाम है? हाथी का नाम है। और स्टेट ऑफ एनिमल भी क्या है? हाथी, कर्नाटक का। गैर राज्य संस्थाओं का शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया? गैर राज्य यानी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं उनका शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यानी एक तरीके से वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा ही वेस्टेज ना हो, एक तरीके से इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, उनके लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसको नियुक्त करा गया है? ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे तो किसे नियुक्त किया गया है? अरुणाबा घोष को। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, अरुणाबा घोष। हार्पर कोलिंस इंडिया की नई किताब टाइगर ऑफ द्रास किस भारतीय सेना अधिकारी के जीवन पर आधारित है? तो यह है कैप्टन अनुज नेयर। हार्पर कोलिंस इंडिया की नई किताब टाइगर ऑफ द्रास किस भारतीय सेना के अधिकारी के नाम पे है बताओ? ये कैप्टन अनुज नेयर को। और ये कौन सा चक्र विजेता, मतलब इनको अवार्ड दिया गया है? महावीर चक्र विजेता है ये। अगर पूछ ले कि बताओ कौन सा अवार्ड है, तो ये हो जाएगा महावीर चक्र विजेता। तो महावीर चक्र विजेता कैप्टन अनुज नेयर। ठीक है, हर्षवर्धन श्रृंखला से भारत के विदेश सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त करा गया है? तो ये करा गया विनय मोहन क्वात्रा को। तो हर्षवर्धन श्रृंखला से भारत के जो विदेश फॉरेन जो सेक्रेटरीट है उनका पदभार ग्रहण करने के लिए कौन तैयार है? वो है विनय मोहन क्वात्रा। कौन सी कंपनी न्यू ऐप लॉन्च करने के लिए तैयार है जो एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक किराने का सामान और गेटवे की पेशकश करेगा? मतलब किराने का सामान जो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, किराने का सामान हो गया, गेटवे मतलब जो ट्रांजैक्शन होते हैं, गेटवे के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन होते हैं। तो ये तीनों प्लेटफॉर्म ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐप लॉन्च करा है। ये कौन सी कंपनी ने शुरू करा है बताओ? देखो ये जो ऑल इन वन है ये किसने कराया? टाटा ग्रुप ने। टाटा ग्रुप ने क्या? इलेक्ट्रॉनिक हो गया, किराने का सामान और गेटवे यानी एक तरीके से ट्रांजैक्शन भी इसी ऐप से हो जाएगा। तीनों चीजें ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जो दिया है वो किसका? टाटा ग्रुप का। किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित कराया? यानी सी ऑटो स्टैंड यानी विशेष प्रकार का महिलाओं के लिए, केवल और केवल किनके लिए? महिलाओं के लिए खड़ा रहने के लिए, बस में हो चाहे किसी के लिए हो, तो वो सी ऑटो स्टैंड है। ठीक है, तो विशेष महिलाओं के लिए विशेष ऑटो किस जो स्थापित करा गया स्थान वो कौन सा है बताओ? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने सी ऑटो स्टैंड शुरू करा है। बांग्लादेश ने किस भारतीय कंपनी के साथ बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पानगर में एक भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करें? तो ये करें बांग्लादेश के अडानी ने। तो बंगबंधु शेख मुजीब शिल्पानगर में एक भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए अडानी समूह ने इस पे हस्ताक्षर करे हैं। लेह किस गांव को, देखो लेह किस गांव को डार्क स्काई सेंचुरी के रूप में विकसित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करा है? तो एक तरीके से कौन से गांव को? डार्क स्काई सेंचुरी क्या होता है? देखो यह है, गांव का नाम है हेनले गांव। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? हेनले गांव। और होगा क्या? यहाँ पे जो ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं ना वो इस गांव से रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे चेंज होते हैं, जो ब्रह्मांड में छोटे छोटे चेंजेस होते हैं उनका रिकॉर्ड किया जाएगा, वो रिकॉर्ड होंगे यहाँ पे। तो ये कौन से गांव को सिलेक्ट करा गया है? लेह है। लेह जो है, लेह में लेह के हेनले गांव को ये रिकॉर्ड करा गया है, इस गांव को सिलेक्ट करा है। यानी ड्यून, अब देखो फिल्म ड्यून, क्या नाम है फिल्म का? फिल्म ड्यून ने बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए अकादमिक पुरस्कार जीता।
किस भारतीय ने फिल्म के VFX के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी? यानी क्या, देखो इन्होंने 6 ऑस्कर जीते। इस फिल्म ने टोटल कितने ऑस्कर जीते हैं? 6 ऑस्कर। यानी ये जो ऑस्कर 6 इस फिल्म ने, चाहे अलग अलग कैटेगरी में, जैसे सॉन्ग हो गया, अलग अलग पार्ट में हो गए, तो इसके अंदर जो देखो VFX का यानी विजुअल इफेक्ट जो पे काम करने वाला था वो कौन था? वो था देखो यहाँ पे नमित मल्होत्रा, यानी ड्यून ने, यानी ये कौन थे? नमित मल्होत्रा। तो इनकी कंपनी जो थी इस मूवी के अंदर उन्होंने बेस्ट विजुअल इफेक्ट दिए थे, यानी दिखने के लिए जो एक तरीके से वो नहीं था 3D के अंदर हमें पार्ट दिखते, तो उनका विजुअल इफेक्ट बेस्ट बनाने के लिए काम करने वाला कौन था? नमित मल्होत्रा। और इन्होंने इसको, तो इस फिल्म को कितने अवार्ड दिए थे? 6 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। अगर हम बात करें तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो ये तो हो गया ड्यून, इसको तो 6 ऑस्कर अवार्ड दिए। और बेस्ट फिल्म का जो नाम था किसमें? अकेडमिक पुरस्कार में, तो वो कौन सी थी बताओ? कोंडा। तो बेस्ट फिल्म का नाम, जो फिल्म थी वो किसको, कौन सी थी? कोंडा। विक्टर ओर्बन जिन्होंने संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार जीत की घोषणा करी, किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो देखो ये हंगरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। हंगरी में चौथी बार ये क्या करे? संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार जीत की घोषणा, ये जीते हैं लगातार चौथी बार, तो उनका नाम क्या है? विक्टर ओर्बन। अगर हम बात करें तो हंगरी की जो कैपिटल, यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है बताओ? बुडापेस्ट, यानी इनकी राजधानी का नाम क्या है? बुडापेस्ट। और अगर हम बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? फोरेंट। हंगरी की जो करेंसी है वो क्या है? फोरेंट। ठीक है। ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने के लिए कौन सा राज्य पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है? तो देखो ऐसा कौन सा राज्य है जो पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है? तो पहला पेपरलेस विधानसभा का मतलब जहां पे पेपर यूज नहीं होगा, सारा ही डिजिटली वर्क होगा, तो वो कौन सा है? नागालैंड। तो ई विधानसभा के अंदर नागालैंड पहला कागज रहित हो जाएगा, पेपर बिना ही वहां पे सारे वर्क होंगे। और इन जो लॉन्च करा है ना ऐप नागालैंड ने, उसका नाम क्या है? नीवा। जो ये कौन सा ऐप लॉन्च करा है, इस ऐप के अकॉर्डिंग ये सारा का सारा विधानसभा का जो वर्क होगा इस ऐप पे हो जाएगा। तो ये नाम क्या था बताओ इसका? नीवा। ठीक है। भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह के किस श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो देखो भारतीय अमेरिकी फाल्गुनी शाह ने, तो ये भारतीय अमेरिकी भारत और अमेरिकी दोनों के मिक्स में क्या बोला जाता है इसको? फाल्गुनी शाह नाम की। इन्होंने किस श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार अवार्ड जीता है? तो ये किसने? बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम में इन्होंने अवार्ड जीता है। और कौन सा इन्होंने दिया? इनका नाम क्या था जो इन्होंने इस पे वर्क करा था? इनका नाम था एक कलरफुल वर्ल्ड। इन्होंने कौन सा म्यूजिक बनाया था? एक कलरफुल वर्ल्ड। उस म्यूजिक का नाम क्या था? एक कलरफुल वर्ल्ड। तो बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम के अंदर फाल्गुनी शाह को क्या दिया था? अवार्ड दिया गया था। ठीक है। और कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। किस क्षेत्र के जियोलिक्स ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई? तो जियोलिक्स का मतलब क्या होता है? आकृति। एक तरीके से ज्योग्राफिकली जो आकृति होती है, तो इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह बनाई है। तो ये कहाँ का क्षेत्र था? तो ये क्षेत्र है कोंकण क्षेत्र। यानी कोंकण क्षेत्र की जो आकृति है वहां पे अलग अलग छोटे छोटे पहाड़ों में जो आकृतियां हैं, तो उन अलग एक तरीके से सेल्फ मेड होती है, जो नेचर वाइज आकृतियां बनी रहती है, उनको किसमें यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल करा है? कौन से क्षेत्र की? कोंकण क्षेत्र की। वरिष्ठ राजनयिक रीनत संधू, देखो राजनयिक नीरज संधू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त करा गया है? तो ये मतलब वरिष्ठ राजनयिक रीनत संधू है, इनको कौन से देश का अगला राजदूत नियुक्त करा गया है? नीदरलैंड का। अब ये देखो किसकी पत्नी है, यानी जो आपने नाम सुना, अब पहले देखा होगा कि रीनत संधू है, ये तरणजीत संधू। अब देखो किसकी पत्नी है? ये तरणजीत संधू। और तरणजीत संधू कौन है? अमेरिका के राजदूत। अमेरिका में भारत की तरफ से राजदूत। अमेरिका में राजदूत कौन है? तरणजीत सिंह संधू। और इन्हीं की क्या है बताओ? ये पत्नी। और इन पत्नी को भी, इनकी जो पत्नी है रीनत संधू, इनको भी कहां का राजदूत बना दिया गया? नीदरलैंड का। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? यानी क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार UNHRC, तो देखो UNHRC का हेडक्वार्टर देखो पहले तो इसका कहां पे है? जेनेवा में।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। ठीक है, तो यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर जेनेवा में है और मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के पहले स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो ये नियुक्त करा गया डॉक्टर इयान फ्राई को। ठीक है, तो यूएनएचआरसी के जो स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में मतलब इन पे कोई प्रेशर नहीं होगा, अपने हिसाब से ही सारी चीजें डेवलप करेंगे। तो ये क्या है, कौन है? डॉक्टर इयान फ्राई। ठीक है, अगर हम बात करें तो हाल ही में इसके प्रेसिडेंट कौन है बताओ? इनके प्रेसिडेंट है फेडरिको विलेज। किसके? यूएनएचआरसी के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? फेडरिको विलेज। तो ये कौन हो गए बताओ? विलेज ये है प्रेसिडेंट, यानी यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट की बात करूं तो फेडरिको विलेज, और ये है कहां के? अर्जेंटीना के। ये है कहां के? अर्जेंटीना के। तो अर्जेंटीना के जो है फेडरिको विलेज वो कौन है? यहाँ इसके यूएनएचआरसी के प्रेसिडेंट। ठीक है, और यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की पहल है? यानी सरकारी स्कूलों में हॉबी जो हब है वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है? यानी स्कूलों के अंदर हॉबी हब वो कौन बनाएगा? जो दिल्ली सरकार की एक पहल है। ठीक है, दुग्ध उत्पादकों के लिए किस राज्य ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना करी है? तो ये बैंक कौन से? कर्नाटक। यानी दुग्ध उत्पादन यानी दूध का जो उत्पादन करते हैं उन सब के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सरकार सहकारी जो बैंक खोला है वो किसने खोला है? कर्नाटक बैंक ने। देविका रंगाचारी द्वारा लिखित क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक किस भारतीय योद्धा के जीवन की खोज करती है? देखो, देविका रंगाचारी जो है उनके द्वारा लिखित क्वीन ऑफ फायर नामक एक नई पुस्तक किस भारतीय योद्धा के जीवन पर आधारित है? तो ये किस पे? रानी लक्ष्मीबाई। तो क्वेश्चन ऐसे उल्टा भी आ सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर हाल ही में जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? तो क्वीन ऑफ फायर। अगर ऐसे आ जाए कि दोनों चीजें दे दे, बताओ किसने लिखी थी? देविका रंगाचारी ने। तो तीनों चीजें याद रहनी चाहिए। देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ द फायर बुक लिखी, किस पे लिखी है? रानी लक्ष्मीबाई पे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, देखो सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? हमारे अनुराग ठाकुर ने किस पोर्टल को 360 डिग्री डिजिटली समाधान के रूप में लॉन्च करा है? तो ये कौन सा पोर्टल है जिनको 360 डिग्री डिजिटली समाधान के लिए लॉन्च करा है? यह है ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। यानी अगर वाई की बताओ कि 360 डिग्री डिजिटली प्लेटफॉर्म जो समाधान के लिए जो पोर्टल बनाया वो कौन सा है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल। तो आज इसका जो थोड़ा हमारा पार्ट था ये आपको वन लाइन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे और सारे अप्रैल महीने के या इससे पहले के करंट अफेयर सिलेक्टेड थे। तो आप इनको एक बार देखो और एडिशनल जो चीजें होती हैं उनको आप माइंड में रिवाइव करते रहो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। और जैसे ही ये जो पीडीएफ होती है इन क्वेश्चनों की वो आपको कहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी? जैसे करंट अफेयर के क्वेश्चन है इनको मैक्सिमस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे या आपको क्या दे दिया जाएगा? इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा जो भी हमारी क्लासेस यहाँ पे होती है करंट अफेयर्स की। ठीक है, थैंक यू।